Hello guys, welcome to our channel Blue Sky PCM. So today we are discussing chapter first of class 12 chemistry which is solution. तो इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे अच्छे से. So let's get started. तो सॉल्यूशन हमारे क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर हम मिलाएंगे तो वो हमारा सॉल्यूशन बनता है. सॉल्यूशन में हमारे क्या क्या होता है? एक सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है. तो सॉल्यूशन इज़ बेसिकली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब सॉल्यूशन में जैसे हमें पता है कि इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, उस बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली. क्वालिटेटिवली में हमारे क्या होता है? डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड. डाइल्यूट में हमारा क्या होता है? जिसमें हमारे स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, इसमें हमारे सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो हमारी कम होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. कंसनट्रेटेड में हमारा क्या होता है? सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट हमारा कम अमाउंट में होता है. अब हम आते हैं क्वांटिटेटिवली पे. तो क्वांटिटेटिवली हमने यहाँ पे समझाया गया 4-5 चीज़ों से, विच इज स्ट्रेंथ, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट. स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इसमें आप यूनिट का ध्यान रखना कि मास ऑफ जो सॉल्यूट हमने लिया वो ग्राम में लिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो हमने लिया लीटर में लिया. तो सेम मास परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. सेम वॉल्यूम परसेंट है. अब मास बाय वॉल्यूम परसेंट हमारा क्या होता है? इसमें मास ऑफ सॉल्यूट होता है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है. ये आप ध्यान रखना. मल्टीप्लाई में 100 हो गया. अब पीपीएम क्या होता है? पीपीएम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶. यानी कितने नंबर ऑफ पार्ट्स उसमें कंपोनेंट में हमने मिलाए गए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो हो गए सॉल्यूशन में वो. अब मोल फ्रैक्शन आपको पता ही है. मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. सेम मोलैरिटी एंड मोलैलिटी है. अब हमारे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, जैसे m इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ m डिवाइड बाई 1000 ऑफ d माइनस में m मल्टीप्लाई एम बी. सेम हमारे पे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने लिख रखा है. सो अब हम आते हैं सॉल्युबिलिटी पे. सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कि हम एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मिलाएं एक 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में और एक हमारा सॉल्यूशन बने एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वही हमारी सॉल्युबिलिटी होती है कि मतलब वो अच्छे से पूरा हमारा डिजोल्व हो गया है. उसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. अब सॉल्युबिलिटी को जैसे हमारे फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे अफेक्ट करते हैं, तो उसमें फर्स्ट हमारा आ गया सॉलिड इन लिक्विड. तो सॉलिड इन लिक्विड के केस में क्या होता है? हमारा जो नेचर होता है लाइक डिजोल्व लाइक. और जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पे इसमें क्या डिफरेंस आता है? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ेगी. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी. और इस केस में हमारे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, यानी प्रेशर केस पे नो इफेक्ट रहता है. सेकेंड आते हैं हम टाइप सेकेंड पे, विच इज़ गैस इन लिक्विड. कि अगर हम गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स करें तो इस केस में क्या होता है? अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी. अब जैसे फर्स्ट में क्या होता है? जब सॉलिड इन लिक्विड हो रहा था कि एंडोथर्मिक में तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, पर एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ रहा था तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी. अब गैस इन लिक्विड में हमारा सेम केस हो रहा है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, क्योंकि जब हम गैस को किसी उसके अंदर मिक्स करते हैं तो हमारी एनर्जी हमारी रिलीज होती है. तो इस केस में क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है. अब उस केस में हमारा प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, बट इस केस में क्या होता है? प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा हमारी सॉल्युबिलिटी भी वैसे वैसे बढ़ेगी. अगर हमारा डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी हमारी डिक्रीज होगी, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ क्या होता है? मास ऑफ अ गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. कि जो गैस जो हम मिक्स करें किसी सॉल्वेंट के अंदर, उसका जो मास होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के प्रेशर के. और एक और तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे विच इज़ KH, विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, एंड KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो जितना ज़्यादा हमारा KH होगा उतनी कम हमारी सॉल्युबिलिटी होगी और उतना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर होगा. अब इस लॉ को हम किस किस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी? तो हमारी होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कार्बोनेटेड बेवरेजेस और इन अ सॉफ्ट ड्रिंक्स. ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं एट हाई एल्टीट्यूड पे, इन डीप सी डाइविंग में. तो ये सब चीज़ें हैं. अब आते हैं वेपर प्रेशर पे. तो वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबाउट द लिक्विड. की यानी कोई भी वेपर पार्टिकल है यानी गैस पार्टिकल है, वो जो प्रेशर अगर हमारा लगाएगा लिक्विड के ऊपर तो वही हमारा क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है. और ये डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे
और टेम्परेचर पे, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा हमारा वेपर प्रेशर होगा। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पे, जो कि हमारा है रॉल्स लॉ। ये क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो सेम जैसे हेनरी लॉ में हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, सेम हमारा रॉल्स लॉ में भी होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। सो अगर जैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो सेम एक कांस्टेंट आएगा विच इज़ के। अगर हम मान के चलते हैं कि जो एक्स ए है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक पार्टिकल या ए कंपोनेंट वो हमारा अगर 1 है तो जो के होगा वो हमारे इक्वल होगा पी ए नॉट के, जिसको हमने कह दिया विच इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। सो हमने उसमें फॉर्मूले में पुट किया पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट डॉट एक्स से आ गया। अगर हमारे बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो अगर हमारे सॉल्यूट है पी ए और पी बी, तो उनका फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, डेल्टन्स लॉ हमारे क्या था कि डेल्टन्स लॉ में अगर हमारा टोटल प्रेशर होता है हमारा इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ आर इंडिविजुअल गैसेस, कि अगर दो गैसेस अगर हमारी मिक्स हो रही हैं तो टोटल प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस। तो सेम हमारा यहाँ पे लिख रखा है। अब हमने यहाँ पे पी ए और पी बी की वैल्यू लिख दी है। अब सेम अगर टोटल प्रेशर को हम लिखना चाहेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ मोल फ्रैक्शन तो हमारा हो जाएगा पी टी इक्वल्स टू पी ए नोट विच इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस एक्स बी मल्टीप्लाई बाई पी बी नोट माइनस में पी ए नोट। ये आपने डायरेक्ट यहाँ पे मैथ हमने यूज़ करके इसको सॉल्व कर रखा है। अब हम पढ़ते हैं कि दोनों जो हैं हमारे रॉल्स लॉ और डेल्टन्स लॉ उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डेल्टन हमें पता है कि पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। तो हम यहाँ पे अगर कोई एक्स ए डैश हम मान के चलते हैं कि कोई मोल फ्रैक्शन है तो उसको हम लिख सकते हैं पी ए डिवाइडेड बाई पी बी प्लस पी ए। और सेम अगर हमारा एक्स बी डैश है तो हमारा हो जाएगा पी बी डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी। अब हम आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब अगर दोनों ही लिक्विड, हमारे सॉल्यूट भी लिक्विड है और हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो उस केस में हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा। तो उसमें जो वेपर प्रेशर होगा जो सॉल्यूशन का होगा वो हमारा ज़्यादा होगा कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। जैसे अगर हमारा एग्जांपल है NaCl, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, H2O वगैरह। इन केस द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नॉन वोलेटाइल, तो ये तो अगर हमारा हो गया वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए। अगर किसी केस में अगर हमारा सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल है तो इट विल नॉट हैव एनी पार्शियल प्रेशर, तो उस केस में उसका पार्शियल प्रेशर 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जैसे हमारा टोटल प्रेशर हमारा क्या होता था डाल्टन्स के अकॉर्डिंग विच इज़ पी ए प्लस पी बी, बट हमें पता है कि अगर हमारा सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है तो उसका पी बी हमारा 0 हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा पी टी इक्वल्स टू पी ए विच इज़ इक्वल्स टू पी ए नॉट डॉट एक्स है। सेम ये हमने यहाँ पे उसको एक ग्राफ की फॉर्म में बता रखा है। अब हम आते हैं आइडियल सॉल्यूशन पे। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन हमारे रॉल्स लॉ को फॉलो करें, यानी रॉल्स लॉ में जो हमारा बताया गया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, अगर कोई भी सॉल्यूशन उस लॉ को फॉलो करे तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। सच सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर फ्रॉम कंपोनेंट विच आर आइडेंटिकल इन साइज। तो ये जो सॉल्यूशन होता है हमारे जिस कंपोनेंट से बनता है वो हमारे आइडेंटिकल होते हैं साइज में, इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वगैरह में। और आइडियल सॉल्यूशन की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है वो हम पढ़ते हैं कि डेल वी इज इक्वल्स टू 0, डेल एच इक्वल्स टू 0, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर नियरली इक्वल टू सॉल्यूशन की। सॉल्यूट इंटरेक्शंस और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस जो होती है हमारी नियरली इक्वल होती है सॉल्यूशन के। इसमें जैसे अगर हमें एग्जाम्पल दे रखे बेंजीन, टोल्यून, इथाइलिन ब्रोमाइड प्लस इथाइलिन आयोडाइड, तो ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। ये नीचे हमारा ग्राफ दे रखा है विच इज़ अ रिलेशन बिटवीन रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। तो इसमें हमारा जैसे ये ऊपर जो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी हमारी हो जाएगी टोटल प्रेशर को नोट करिए, और ये दोनों लाइन हमारी हो जाएंगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट की। करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। तो आइडियल सॉल्यूशन हमने बताया वो क्या होते हैं, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे क्या हो जाएंगे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। उसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें पता था कि डेल वी इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा डेल वी इज नॉट इक्वल्स टू 0, सेम डेल एच इज नॉट इक्वल्स टू 0। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस भी हमारे डिफरेंट हो जाते हैं सॉल्यूशन से। सो इट इज़ एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के कितने कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। जैसे आइडियल तो हो गया विच इज़ एक्जैक्टली फॉलो द रॉल्स लॉ। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर सकते। अगर उसका पॉजिटिवली अगर वो डेविएशन कर रहे हैं रॉल्स लॉ से तो वो हमारे हो जाएंगे इफ ए बी इंटरेक्शंस इज वीकर देन ए एंड बी बी। अगर ए और बी की इंटरेक्शंस जो उन दोनों में हो रही है अगर वो कम है हमारी इंडिविजुअल उनकी इंटरेक्शन से, यानी ए की ए के साथ इंटरेक्शन होना, बी की इंटरेक्शन से अगर कम है वो हमारी, तो वो हमारे शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ।
यानी पी ए हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी ए नॉट डॉट एक्स से, सेम पी बी इज़ ग्रेटर नॉट पी बी नॉट डॉट एक्स बी। ये है जैसे हम एग्जाम्पल हमने लिख रखा है यहाँ पे C6H6 प्लस एसीटोन प्लस C2H5OH, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब सेकंड हम पढ़ते हैं नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉयल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशंस में क्या हो जाएंगे कि ए और बी की इंट्रैक्शंस हमारी स्ट्रॉन्गर है ए और बी से, यानी उनकी इंडिविजुअल इंट्रैक्शन से हमारी अगर स्ट्रॉन्गर हो रही हैं ए और बी की इंट्रैक्शन, तो हमारा क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। उस केस में हो जाएगा पी ए इज़ लेस देन पी ए नॉट डॉट एक्स से, सिमिलरली पी बी इज़ लेस देन पी बी नॉट डॉट एक्स बी। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स है, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, H2O, NHO3, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ग्राफ में अगर आप याद रखना चाहो तो पॉजिटिव डेविएशंस में क्या हो जाएंगे, वो ऊपर एक कर्व बनेगा उसका, नेगेटिव डेविएशंस में हमारे क्या हो जाएगा, नीचे से एक कर्व बनेगा। सो आगे हम पढ़ते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर्स और एजियोट्रॉप्स हमारे क्या होते हैं। द लिक्विड मिक्सचर विच बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंपोजिशन, कि ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो कि हमारे बॉईल करे सेम टेम्परेचर पे और जबकि उनके कंपोजिशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, कोई भी चेंज हमारा नहीं आ रहा है, तो वो हमारे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम, उनको पॉसिबल नहीं है उनको अलग अलग करना, क्योंकि अलग अलग आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि वो दोनों मिक्सचर बॉयल हो रहे सेम टेम्परेचर पर, फिर भी उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब इसके हमारे टू टाइप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में हमारा क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोर्स पॉजिटिव डेविएशंस, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशंस। मतलब मिनिमम में हमारा शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम में हमारा शो करेगा नेगेटिव डेविएशन, और यहाँ पे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं। तो आते सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो हमारी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे, कि कोई भी अगर हमारा सॉल्यूशन है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगे उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए हैं। जैसे अगर हमारा शुगर सॉल्यूशन है तो उसमें हमने कितनी अमाउंट ऑफ शुगर मिलाई उसके ऊपर हमारी डिपेंड करेंगी। जैसे फर्स्ट हमारी हो गई रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, सेकंड हो गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फर्स्ट जैसे हम पढ़ते हैं रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडिड टू अ सॉल्वेंट, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर हम सॉल्वेंट के अंदर मिलाएंगे तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमारा कम हो जाता है देन वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। मतलब इसमें जो वेपर प्रेशर कंप्लीट जो पूरे सॉल्यूशन के यानी PS है विच इज़ लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। तो वही लोअरिंग हमारी कितनी हो गई, PA0 माइनस में PS, क्योंकि इसमें हमारा PS जो है वो कम है। सेम यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला जो रॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था, सेम वहाँ पे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पे XP की वैल्यू निकाल ली है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट। अब सेम हमने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास हमने निकाला है। जैसे एक मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे लिख के एक फॉर्मूला हमने निकाला है। सेकंड हमारा आता है एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर एंड प्रेशर बिकम्स इक्वल। जैसे हम यहाँ पे दोनों में हम अगर ग्राफ से देखें तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर हमारा ये है, सॉल्यूशन का हमारा ये, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी TB माइनस में TB0, यानी डेल्टा TB हमारा क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन माइनस में वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाई बाई M। तो M हमारे यहाँ पे हो गया मोलैलिटी, KB हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। अब हम आते हैं इससे, अगर हमें मोलर मास अगर हमें डिटरमाइन करना होगा इस फॉर्मूले से तो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे डेल्टा TB हमारा हो गया KB मल्टीप्लाई बाई मोलैलिटी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वहाँ से आप ये KB की वैल्यू भी निकाल सकते हो और MB की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब हम थर्ड पे आते हैं विच इज़ एक्सप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड्स एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर, कि उन दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमारा अगर सेम होगा तो सेम डेल्टा TF इसमें हमारा क्या हो जाएगा, TF0 माइनस में TF, सेम डेल्टा TF इक्वल्स टू KF मल्टीप्लाई बाई M। सेम जैसे हमने यहाँ पे निकाला था बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में मोलर मास निकालता है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे मोलर मास निकाल सकते हैं। डेल्टा TF इक्वल्स टू KF मल्टीप्लाई बाई M, तो वहाँ पे हमने M की वैल्यू पुट करी और वहाँ से हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हमें पता है कि वाटर के अगर एक बिलो टेम्परेचर अगर हम उसको रखेंगे तो वाटर हमारा फ्रीज हो जाएगा। तो एक ऐसे सब्सटेंस का हम यूज़ करें जिससे वाटर हमारा फ्रीज ना हो, तो वही हमारा क्या होता है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारे इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर।
फोर्थ हमारा आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमारे फ्लो करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में थ्रू एसपीएम, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमारे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जाते हैं, तो उसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो कि हमारी अलाउ करती है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। टाइप्स हमारे हो गए नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये हमारे ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक इतना मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाएं टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस जो हमारा था डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जा रहा था, उसको स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगाया जाए वही हमारा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना मिनिमम प्रेशर लगाएं कि वो हमारा ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए। सो उसमें हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उस ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे हमें पता है कि वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो इसको हम डिनोट करते हैं पाई से। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। सी हमारा क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और टी हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर, जो कि हमारे केल्विन में होता है। तो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए आर हमारे कांस्टेंट आ गया। आर की वैल्यू जैसे हमें पता ही होती है विच इज़ अ गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे C को हमने ये WB डिवाइड बाई मी M की मतलब कंसंट्रेशन जो मोलैरिटी होती है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया गया। R की वैल्यू जैसे यहाँ पे लिखी रखी है, टेम्परेचर हमारे केल्विन में हो जाएगा, वॉल्यूम हमारी लीटर में हो जाएगी। तो हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स की। तो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये हमारे यूजफुल होता है बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स में विद हाई मोलिकुलर मास, बिकॉज इन डाइल्यूट सॉल्यूशन बोथ TB एंड TF आर टू स्मॉल, क्योंकि जो हमारे जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उसमें हमारे TB और TF होता है हमारा बहुत ही स्मॉल होता है। एंड बोथ बायोमोलिकुलर एंड पॉलीमर्स आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर वो दोनों हमारे अनस्टेबल हो जाते हैं। सो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फर्स्ट हमारा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे इक्वल होते हैं, यानी पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 होते हैं। इस केस में क्या होता है, सेल ना तो हमारी स्वेल करती है ना ही हमारी श्रिंक करती है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि वाई मेडिसिन्स आर मिक्सड विद सैलाइन वाटर, तो उस जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यही होगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए। सेकंड हमारा आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन दैट हैव अ मोर पाई देन अदर सॉल्यूशन, कि उसका जो किसी वन कंपोनेंट का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है अदर देन अदर सॉल्यूशन। इस केस में हमारे क्या हो जाता है, जो सेल वो होती है हमारी श्रिंक हो जाती है, यानी जो फ्लो जो वाटर का जो फ्लो होता है वो आउट ऑफ द सेल होता है, जो सेल होती है हमारी श्रिंक हो जाती है, इसको हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अब थर्ड आता है हमारा हाइपोटोन। इस केस में क्या होती है, हमारी सेल जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी वो हमारी बढ़ जाती है, और इसको हम बोलते हैं हेमोलाइसिस, यानी इसमें जो सॉल्ट जो कंसनट्रेशन होती है सॉल्ट की वो हमारी कम होती है देन NaCl। इसके यूजेस एंड एग्जांपल्स हमारे लिख रखे हैं, इन मेकिंग ऑफ पिकल, इन वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टू प्लांट, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड फ्रूट। तो ये सब हम इसमें एग्जांपल्स है ऑस्मोसिस के। अब आता है हमारे रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर सप्लाई टू द सॉल्यूशन साइड। कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे क्या होता है, एक मिनिमम प्रेशर हमने लगाया था उसको स्टॉप करने के लिए ऑस्मोसिस को, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के जो कंसंट्रेशन उसको हम बढ़ा दें, यानी प्रेशर अगर हम बढ़ा दें तो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस होने लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एब्नॉर्मल मोलर मासेस। एब्नॉर्मल मोलर मासेस के केस में फॉर एसोसिएशन केस में हमारा आई क्या होता है, लेस देन 1 होता है। फॉर डिसोसिएशन केस में आई जो होता है हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। अब इसमें आई जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है, विच इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास विच इज़ कैलकुलेटेड डिवाइड बाई एब्नॉर्मल मोलर मास विच इज़ ऑब्जर्व। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का हम बेसिकली यूज़ करते हैं इन केस ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ आयंस के, कि जब आयंस को हम मिक्स करते हैं किसी वेंट में तो हमारे डिसोशिएट हो जाते हैं। अब यही सब हमारे कि भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें हमारा आई कहाँ पे लगेगा, तो उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में हमारे डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I.KB मल्टीप्लाई बाई M हो जाएगा, मतलब इसमें हमारे आई की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी जब हम आयंस की बात करेंगे, क्योंकि वॉन्ट ऑफ फैक्टर हमारा वही होता है कि जो होता है आयंस हमारे डिसोशिएट हो जाते हैं। तो जिस केस में हमारे आयंस आएगा उस केस में हम आई लगा देंगे फॉर्मूले में। अब ये से रिलेशन ऑफ आई एंड अल्फ़ा के बाद रिलेशन बताया गया है। तो फॉर डिसोशिएशन केस में अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I-1 डिवाइडेड बाई N-1। एसोसिएशन केस में क्या हो जाएगा, I-1 डिवाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई M-1। M हमारे हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारे यूज़ करे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। So thank you so much. If you like the video, please like, share and subscribe.